हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है ये आपका BLIS का है। जी हाँ, BLIS यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का है ये। पुस्तकालय सूचना विज्ञान। ओके राइट। चलिए, इसमें जो आपका पेपर है, क्योंकि फर्स्ट ये वीडियो हमारा है तो थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि ये प्रोस्पेक्टस खुला हुआ है, आप देख रहे हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस BLIS। और अगर इसके पेपर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 9 यहाँ पे आपको पेपर देखने को मिलेंगे, यानी पेपर आपको देने होंगे। BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, BLI 222 यानी इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, ICT फंडामेंटल कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड सर्विस, ICT इन लाइब्रेरी। आई थिंक इसमें आपके प्रैक्टिकल भी होगा 100%। तो ये यहाँ पे 9 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो आज के वीडियो में हम पहला लेते हैं BLI 221 लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, और एक वीडियो में एक ब्लॉक को लेंगे क्योंकि एक ब्लॉक में भी बहुत सारी चीजें होती है। ब्लॉक फर्स्ट हमारा ये है, ठीक है ना। तो ब्लॉक फर्स्ट में देख लेते हैं क्या हमें पढ़ना है और हम शुरू कर देते हैं। तो ब्लॉक फर्स्ट में अगर हम देखते हैं तो ब्लॉक फर्स्ट में 4 आपकी यूनिट है। पुस्तकालय सूचना एवं ज्ञान आधारित समाज, पुस्तकालयों के प्रकार, सूचना संस्थान और पुस्तकालय विज्ञान के नियम। ओके राइट। तो इसमें हम ये देखेंगे क्या क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हो सकता है, और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को उठाएंगे। बेवजह में सभी, यानी कि जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही हम आपको पढ़ाएंगे। बेवजह में सभी लेसन और सभी चीजें हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर पुस्तकालय सूचना एवं ज्ञान आधारित जो समाज है वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, समाज में पुस्तकालय की क्या भूमिका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। या समाज पर सूचना एवं समाज पर पुस्तकालय का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती हैं, ठीक है ना। तो समाज में पुस्तकालय की भूमिका और सूचना एवं समाज पर इसका क्या प्रभाव है, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ सकता है। आधुनिक समाज में पुस्तकालय के क्या लक्षण है, क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रभाव पड़ा है, यदि ये क्वेश्चन पूछता है तो इन दोनों को लिखना होगा। अदरवाइज आपको क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ सकता है कि समाज में पुस्तकालय की भूमिका बताते हुए सूचना एवं समाज पर इसका प्रभाव बताइए। एक ही क्वेश्चन में ये चीजें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर सूचना समाज को हम देखेंगे। तो चलिए आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। ओके, देखिए, पहले लाइब्रेरी, बहुत ऐसा वर्ड है ये लाइब्रेरी जो आपका है, बहुत कम लोगों के नॉलेज में हुआ करता था। हाई प्रोफाइल सोसाइटी जो हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी जो हुआ करती थी, वहाँ पे जनरली देखने सुनने को आया करता था। और जॉब भी इसकी बहुत कम हुआ करती थी, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन अगर हम इधर कुछ सालों से देखते हैं, पिछले सालों से हम देखते हुए आए, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतना अच्छा ये सब्जेक्ट है और इतना अच्छा इसमें स्कोप है जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा है कि यदि आपको जॉब करना है और आपने BLIS कर लिया, फिर M.Liv आपने कर लिया, मास्टर डिग्री इसमें ले ली, तो 100% आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि आधुनिक समाज कुछ लक्षण। तो आधुनिक समाज कुछ लक्षण में क्या है, ठीक है। आइए चलिए इसको, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, समाज में पुस्तकालय की क्या भूमिका है, इस चीज को हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, कि समाज में पुस्तकालय की क्या भूमिका। देखिए, जो ये लाइब्रेरी है ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज तक सीमित नहीं है, और स्कूल कॉलेजों में भी आजकल लाइब्रेरी होती है, एक क्रेज सा बन गया है। यदि हम अपने घर में किसी का भी एडमिशन करवाने कहीं भी जाते हैं स्कूल वगैरह में, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होता है कि लाइब्रेरी है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल ये लाइब्रेरी सिर्फ स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, आप यहाँ पर देखिए साइड में भी देख सकते हैं कि प्राइवेट लाइब्रेरियाँ भी होती हैं, लोगों ने ओपन करके रखी हैं। गवर्नमेंट तो करती ही करती है, लेकिन प्राइवेट लाइब्रेरियाँ भी होती हैं जो लोगों को फैसिलिटी अवेलेबल करवाती है, बुक अवेलेबल करवाती है, उनको पढ़ने का मौका देती है, ठीक है ना। तो समाज में पुस्तकालय की क्या भूमिका है, ये यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछता है तो चलिए इसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पुस्तकालय संकलन के रूप में होता है कि जो बुकें होती हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, ठीक है ना। आप देखिए बहुत से ऐसे राइटर्स होते हैं जिनकी बुकें नहीं मिल पाती है, कहीं भी मार्केट वगैरह में भी अवेलेबल नहीं हो पाती, लेकिन आपको लाइब्रेरी में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ों को इकट्ठे रूप में आप देखना चाहते हैं तो आप पा सकते हैं।
पुस्तकालय जो होता है वो संसाधन साझाकरण के संगठन के रूप में होता है। यहाँ पे किसी का एकाधिकार नहीं होता है, जो भी चीजें होती हैं उस पे आपको सबसे शेयर करना होता है, यानी कि शेयरिंग यहाँ पे की जाती है चीजें। आप ये नहीं कह सकते हो लाइब्रेरी में जा करके, ठीक है ना, कि ये सिर्फ मेरी बुक है हमें पढ़ना है, नहीं। तो वहां पे साझा करने यानी कि शेयरिंग करने वाली जो थिंकिंग होती है यहाँ पे पाई जाती है। फिर पुस्तकालय जो होता है, क्योंकि ये ब्रोफी है जिन्होंने, उन्होंने यहाँ पे 4 पहचान दी है पुस्तकालय की, ठीक है ना। अभिगम आपूर्तक के रूप में होता है। अभिगम आपूर्तक के रूप में मतलब ये हो जाता है कि जो लोग होते हैं उनको पुस्तकें अवेलेबल करवाई जाती है, यानी उन तक पहुंच होती है। तो पुस्तकालय तक लोगों की पहुंच होना। फिर अंतः स्थापित या सन्निहित पुस्तकालय होता है। तो हालांकि इसमें ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि समाज में पुस्तकालय की भूमिका में अब यहाँ पर देखिए दी हुई है कि व्यक्तिगत मामले से पीछे हटते हुए पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने के संदर्भ में भविष्य में प्रभावित करने वाली प्रवृत्ति। अगर आप इसकी लैंग्वेज में जाएंगे, बुक की लैंग्वेज में, खासतौर पर मैं इग्नू की बात करूँ तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ तो वो आपके ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए आज सबसे पहले पुस्तकालय क्या है। पुस्तकालय के यदि हम यहाँ पे समझते हैं तो पुस्तकालय क्या है, लाइब्रेरी क्या है। तो लाइब्रेरी को प्लेस होता है, एक स्थान होता है जहां पर अनेक प्रकार की पाठ्य सामग्रियां रहती हैं, रखी हुई होती है, बुक्स होती है, इकट्ठी होती हैं, ठीक है, संग्रह होता है। तो क्या होता है, पाठ्य सामग्रियों का क्या होता है, पढ़ी जाने वाली बुकों का संग्रह होता है, वो पुस्तकालय हो जाता है, ठीक है। और अगर हम ज्यादा और डिटेल में जाएंगे तो पुस्तकालय, हालांकि क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं पुस्तकालय क्या है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो लाइब्रेरी शब्द है ये इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द के लाइबर से हुई है, LIBER, और जिसका अर्थ पुस्तक का घर होता है, और ये फ्रेंच शब्द लिब्रा के समानार्थी है, ठीक है, राइट। तो चलिए, तो जहां पर अध्ययन सामग्री, अब अध्ययन सामग्री में क्या क्या चीजें आ जाती है, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित, ग्रामोफोन, ये सभी चीजें आ जाती हैं। पाठनी सामग्रियां आ जाती हैं, रिकॉर्ड आ जाती है। तो जहां पर अध्ययन सामग्री संग्रहित होती है, ठीक है ना, और इस सामग्री को सुरक्षा की जाती है, वो लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय कहलाता है। ये जब आप लाइब्रेरी पढ़ते हैं और खासतौर पे आप इंडियन हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की चर्चा होगी पूरे इस लाइब्रेरी में, पूरे इस बुक में, आपके बिलिम में, डॉक्टर रंगनाथन का या SR रंगनाथन का, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट जनक माने जाते हैं, इसके जनक हैं ये इंडिया में लाइब्रेरी के, ठीक है, ओके, राइट। तो यहाँ पे डॉक्टर रंगनाथन ने भी इसके बारे में बताया कि पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है, ठीक है, जहाँ जिसका काम क्या होता है पुस्तकालय का, पुस्तकों के संग्रह की देखभाल, रख रखाव करना और उनको पाठकों तक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराना, ठीक है, ओके। अब पुस्तकालय की भूमिका क्या है समाज में, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमारा था ना, तो चलिए अब इस पे आ जाते हैं। अब देखिए पहले पुस्तकालय का जो उपयोग हुआ करता था आज के टाइम में वो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सामूहिक शिक्षा की, कि लोग पहले साथ में एक साथ पढ़ा करते थे, ठीक है, लेकिन आज उसका स्वरूप बदल गया है। आज लोग अलग अलग भी बैठ के पढ़ा करते हैं, ठीक है ना। अब सामूहिक शिक्षा नहीं रह गई है। पुस्तकालय जो होता है, पुस्तकालय में जितनी भी बुकें रखी, पुस्तकालय का संसाधन, पुस्तकालय के संसाधन से क्या मतलब निकलता है, पुस्तकालय के संसाधन का मतलब होता है पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी के सोर्स यानी लाइब्रेरी में जितनी भी बुकें रखी हुई हैं वो संसाधन के रूप में देखी जाएंगी। तो लाइब्रेरी में आपको जितनी भी बुकें मिलती हैं तो वो उस बुकों के द्वारा सभी वर्ग के लोग, यहाँ पे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट हो, कोई को IPS बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, तो सभी वर्ग के सभी तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। और इन लोगों को दिशा निर्देश देने का काम कौन करता है, पुस्तकालय करता है, ठीक है। तो आज समाज के नव निर्माण में भी पुस्तकालय का महत्व जो है, लाइब्रेरी का महत्व जो है वो बढ़ता जाता है, और पुस्तकालय के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान भी देता है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना, पुस्तकालय किन किन क्षेत्रों में योगदान देता है, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देता है, उद्योग व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में, ठीक है ना, शोध तकनीकी विकास के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र में, सूचना प्रसारण के क्षेत्र में। तो ये यहाँ पर हो जाता है आपका पुस्तकालय का समाज में ये भूमिका क्या है, ठीक है ना, ओके। अब जैसे देखिए यहाँ पर अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर भूमिका तो हमारा हो गया, अब सोचना है हम समाज
पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है किसका, पुस्तकालय का सूचना एवं समाज पर। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है कि सूचना एवं ज्ञान को जनरली लोग क्या कहते हैं कि सामाजिक संपत्ति समझा जाता है। कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपके पास होता है वो एक सोशल होता है, ठीक है ना, कि वो जनरली लोगों से क्या बोलते हैं कि मेरा है, अपना समझ के चलते हैं। तो ये आया कहाँ से है, मान लीजिए आपके पास आपको मुहावरे यदि याद है कोई, वो आपका अपना नॉलेज है, आप उसके बारे में जानते हैं, तो आपको तो समाज से ही मिला ना, वो चला आया है, वो बहुत टाइम से, पुराने टाइम से चला आया, आप उसको आगे चल के चलाते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, और आगे आने वाली पीढ़ियां भी जो आपके घर में जो आपसे मिलेंगे वो लोग बोलेंगे। तो सामाजिक संपत्ति के आधार पर सूचना एवं ज्ञान को देखा जाता है। तो सामाजिक संपत्ति का जो लाभ होता है उसमें समाज के सभी जो वर्ग होते हैं, जो सदस्य होते हैं, समाज में जो लोग रहते हैं, उन सभी का अधिकार यहाँ पर होता है और वो सभी के लिए लागू होता है, यानी हर एक कोई उसको यूज कर सकता है, ठीक है। अब सामाजिक संपत्ति कौन कौन सी हो गई, अरे भाई सामाजिक संपत्ति में पुस्तकें भी तो आती हैं ना। अभी अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो सिर्फ ये आपके लिए नहीं होंगी, ये सभी के लिए होंगी, सब समाज के सभी वर्गों के लिए होंगी, कोई भी व्यक्ति आके उसको पढ़ सकता है, ठीक है ना। मैगजीन है ना, कंप्यूटरीकृत डाटाबेस जो भी होते हैं, यही तो लाइब्रेरी में होते भी हैं, ये सभी यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, सामाजिक संपत्ति कहलाती है भौतिक रूप में देखा जाए तो, ठीक है ना। तो सामान्य नागरिकों को विविध सूचना की आवश्यकता होती है, और ये सूचना जो होती है उनको कहाँ से मिलती है, पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से मिलती है, और साथ ही साथ में इस सूचना के माध्यम से अपने जीवन में वो परिवर्तन लाता है, ठीक है, ओके। असंख्य मानव गतिविधियां जो होती हैं वो सूचना एवं ज्ञान का संप्राव यानी कि प्रभाव जो है इनमें देखा जाता है। मानव की एक्टिविटी में सूचना एवं ज्ञान का प्रभाव भी देखा जाता है। सूचना एवं ज्ञान को आप शिक्षा से, शोध से, विकास से, जन संचार से, सभी चीजों से जोड़ सकते हैं, ठीक है, राइट। तो जैसे अब यहाँ पे क्रम दे दिया, सामाजिक विकास के क्रम में 3 चरणों को पहचाना गया। मतलब पहले कृषक समाज हुआ, जब कृषक समाज हुआ, खेती किसानी की गई, लोग आपस में ही चीजों को आदान प्रदान कर लेते थे, विनिमय का एक्सचेंज करते थे, ठीक है ना। लेकिन जब आगे आगे थोड़ा सा और विकास हुआ तो वो औद्योगिक समाज हो गया, कृषक समाज से औद्योगिक समाज का निर्माण हो गया। अब लोग कल कारखाने लगाने लगे, ठीक है ना, अब अपने हाथों से काम नहीं करते थे, इससे काम किया करते थे, और औद्योगिक समाज का पश्च औद्योगिक समाज आ गया, जिसे क्रांति औद्योगिक समाज कहा जाता है, ठीक है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। जो एक क्वेश्चन आपका मैंने बता दिया, पुस्तकालय की भूमिका, समाज में क्या भूमिका है, सूचना एवं ज्ञान का क्या महत्व है, क्या, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इससे बन जाता है आपका, क्या प्रभाव है सूचना एवं समाज पर, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किसका, पुस्तकालय का। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, कुछ भी पूछे, यदि सूचना, समाज और पुस्तकालय होता है तो आपको यही लिख देना है, ठीक है, ओके। चलिए, सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी। देखिए हमारा आजकल का जो समाज है वो सूचना के माध्यम से ही टिका हुआ है। हम न जाने कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी जिसको हम बोलते हैं, ये समाज से ही जुड़ा हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, पहले मैंने कहा ना कि पहले हम लोग जनरली हाथों से काम किया करते थे, हर एक काम को करते थे, मशीनें नहीं हुआ करती थी, टेलीफोन नहीं था, रेलगाड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और बैलगाड़ी से लोग आया जाया करते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आविष्कार होने लगे, है ना, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, टीवी हुई, पहले ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, फिर कलर टीवी हुई, रेडियो आया, ठीक है, वॉकी टॉकी अब आ गया है। तो ये सभी चीजें क्या है, अब कल कारखाने आए तो फिर एरोप्लेन, रेलगाड़ी बनी, फिर एरोप्लेन बना। मतलब आप समझ जाइए, यही है सूचना समाज यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है, ठीक है। पहले व्यक्ति किस तरह के समाज में रहता था और धीरे धीरे उसने कैसे प्रयास किए, किस तरह से उसने विकास किया, और आज कहाँ वो पहुंच गया है, ये आपको लिखना है इसके अंतर्गत, ठीक है, ओके। जैसे देखिए, आधुनिक समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति में पुस्तकालय एवं सूचना की भूमिका की व्याख्या की जो ऊपर बता के आए। क्वेश्चन कहीं भी पूछे गए, यदि पुस्तकालय, सूचना, समाज आता है तो आपको 100% लिखना, आधुनिक समाज का ये आएगा, सूचना समाज का, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, सूचना समाज संकल्पना एवं उद्विकास मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, मैं इसको नहीं लूंगी। सूचना समाज की परिभाषा एवं अर्थ भी नहीं लेंगे हम इसका। जो इंपॉर्टेंट लगेगा, सूचना समाज आगमन के निर्धारक कारक कौन कौन से हैं, नहीं, मुझे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। सूचना समाज से एक क्वेश्चन पूछेगा जो मैंने आपको बता दिया, महत्व,
ठीक है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके महत्व क्या है, इसका प्रभाव क्या है। दो ही यहाँ पे क्वेश्चन जो है सूचना समाज से आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ही, हाँ, व्यवसायिक अवबोध, व्यवसायिक पुस्तकालय क्या कहलाता है, हो सकता है आगे क्वेश्चन दिया हो तो हम वहां पर देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम ले रहे हैं, एग्जाम आपके बहुत नियरेस्ट आ ही रहे हैं, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, सूचना समाज पर संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन, नहीं, हम ये भी नहीं लेंगे। चलिए, ज्ञान समाज क्या है, क्या ये ज्ञान समाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। समाज में ज्ञान किस तरह से आया, मनुष्य पहले किस तरह से रहता था, किस तरह से खाता था, क्या करता था, और धीरे धीरे वो किस तरह से कहाँ पहुंच गया, ठीक है, क्या क्या बदलाव आए, मनुष्य इसका साक्षी है, ठीक है ना, मनुष्य इसका साक्षी है कि पहले किस तरह के लोग रहते थे। ये सभी चीजें हमें कहाँ से पता चलती है, बुकें होती है, बुकों से हमें पता चलता है, जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वाद विवाद होते हैं, सभी चीजें इसके अंतर्गत होती है। पहले किस तरह की अर्थव्यवस्था थी, सामाजिक अर्थव्यवस्था, सब सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी, फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ये इसी के अंतर्गत आपको लिखना है, ठीक है, ओके, राइट। इंपॉर्टेंट भी नहीं रखूंगी, ज्ञान समाज रूपी परिभाषा ये भी नहीं। इसमें से जो एक क्वेश्चन बनता था ज्ञान समाज से, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि जब सूचना हुआ तो ज्ञान समाज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ओके। चलिए, चलिए, बहुत कुछ पढ़ने को, बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। हाँ, ज्ञान समाज के महत्वपूर्ण अभिलक्षण एवं विशेषताओं की विवेचना करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लास्ट में आंसर दिया है कि नहीं दिया है, या ज्ञान आधारित समाज के महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार के ज्ञान की व्याख्या करना है। 5 और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, बिल्कुल हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है ना, कि 5th एंड 6 नंबर का जो क्वेश्चन है। अब ये देखते हैं कि क्या नीचे इसके आंसर दिए हैं आपकी बुक में, क्योंकि मैं कभी भी पीडीएफ पहले से नहीं देखती हूँ, मैं पहले आपको रिमेम्बर करा दूं, बता दूं, जब मुझे पढ़ाना होता है मैं पीडीएफ ओपन करती हूँ, मैं पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है ना, ओके। चलिए, सारांश आ गया, ये देखिए यहाँ पे दिया है, स्व जांच अभ्यासों के उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो ऊपर क्वेश्चन दिए गए थे आप उन्हें देख लीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएंगे। सूचना समाज क्या है, ये देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। हमें 5th एंड 6th का देखना, सूचना समाज के आर्थिक निहितार्थ हेरु क्या क्या है, आर्थिक क्या महत्व उसके क्या क्या है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। हमें देखिए 5th का देखना है, ज्ञान समाज के अभिलक्षण, लक्षण कौन कौन से हैं। लक्षण का मतलब विशेषताएं, लक्षण और विशेषताएं दोनों एक चीज होती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, कि सूचना समाज के अभिलक्षण या फिर यहाँ पे लक्षण क्या क्या है, ठीक है, ओके। चलिए, जैसे आर्थिक समृद्धि पहला विशेषता हो गई, सेवा योजना हेतु केंद्रीय संसाधन दूसरी हो गई, उत्पादन के कारक तीसरा हो गया, ठीक है, पांचवा हो गया, चौथा हो जाएगा सामाजिक संरचना के रूपांतरण में ज्ञान, छठवां होगा आधुनिक समाज को ज्ञान समाज के रूप में प्रदर्शित करना। ये यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5, 5 हमने विशेषताएं आपको बताई हैं। यहाँ पे ज्ञान समाज के अभिलक्षण, लक्षण या विशेषताएं आप कर लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही मतलब होते हैं, ठीक है। और छठे नंबर का क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पे देख लीजिए छठे नंबर का क्वेश्चन क्या था, आर्थिक विकास को लेकर के था, विश्लेषण को लेकर के था, ज्ञान को, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट में नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट में रख सकती हूँ, क्वेश्चन आ सकता है, ज्ञान से एक पूछ सकता है, ठीक है, राइट। लेकिन जो मैंने ऊपर आपको बताया पुस्तकालय का समाज पे और सूचना पे क्या महत्व है, क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन इसका भी इस आपके यूनिट का एक क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। मतलब क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है सूचना युग, सूचना अर्थव्यवस्था क्या है, सूचना प्रवाह क्या है, ये सभी चीजें दी हुई हैं। यूनिट चलिए हम क्या ले लेते हैं, अब यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ओके, राइट। चलिए, पुस्तकालय के प्रकार, इसमें से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन इससे तो 100% ही आएगा। अब पुस्तकालय कितने प्रकार का होता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, पुस्तकालय के यदि प्रकार की बात करते हैं, यानी पुस्तकालय कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले पुस्तकालय के प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है, और राष्ट्रीय पुस्तकालय का मतलब होता है नेशनल लाइब्रेरी जो होती है, ठीक है ना, ओके, राइट। चलिए, और ये जो पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय है,
यह बहुत शताब्दियों पहले से चला आ रहा है और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो उन्नति है, विकास है, ये इसकी मेन विशेषता रही है। और ये पुराने टाइम में यदि हम देखते हैं, स्वतंत्रता के पहले भी राष्ट्रीय पुस्तकालय थे और कई देशों में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा। भले हमारे भारत देश में न रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पुस्तकालय पहले भी रहा है। अब राष्ट्रीय पुस्तकालय का मतलब ये होता है कि देश के एक, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जैसे पहले मुगलों का शासन, मुगलों का आया, फिर अंग्रेजों का आया, तो उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सारी बुकें वगैरह एक पुस्तकालय बना के रखी थी जहाँ पे बुकें वगैरह हुआ करती थी। तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय हो, तो सभी के लिए नहीं होता है ये, ठीक है ना, क्योंकि लोग सभी की पहुंच वहां तक नहीं हो जाती है। तो उद्योग, व्यापार, यातायात, सभी की चीजें, सभी इनके प्रयोगों के द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय के निर्माण होता है। तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया। फिर राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा एवं प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं कि किसी देश की सरकार द्वारा विशेष रूप से स्थापित पुस्तकालय होता है। जो कोई देश होती है वो उसको स्थापित करती, ठीक है ना, और उस देश के लिए सूचना पहुंचाने का काम जो होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय का होता है। और राष्ट्रीय पुस्तकालय जो होता है वो सार्वजनिक पुस्तकालय से भिन्न होता है। नागरिकों को दुर्लभतः पुस्तक उधार देने की अनुमति प्रदान करते, मतलब मैंने कहा था ना कि इसमें जनरली सभी तक की पुस्तकालय का मतलब ही होता है सभी तक पुस्तकों का पहुंचना, लेकिन राष्ट्रीय पुस्तकालय में ऐसा नहीं होता है। सभी नागरिक तक पुस्तकें नहीं पहुंच पाती, कुछ खास लोगों तक ये पुस्तकें पहुंच पाती हैं, और ये सार्वजनिक पुस्तकालय से अलग होता है। तो सार्वजनिक और राष्ट्रीय पुस्तकालय में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये असंख्य, मूल्यवान और महत्वपूर्ण होते हैं। जनरली ऐसी कृतियां, ऐसी बुकें होती हैं जो कहीं और देखने सुनने को नहीं मिलती हैं, वो आपको राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरी में देखने को मिल जाएंगी। पांडुलिपि वगैरह देखिए जो हमारे देशों की होती है वो आपको नेशनल लाइब्रेरी में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय पुस्तकालयों के विषय में चर्चा भी होती है, ठीक है, ओके राइट। चलिए, ये राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया, ठीक है। कुछ यहाँ पे दिए हुए भी हैं राष्ट्रीय पुस्तकालय, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, राइट, हो गया ना राष्ट्रीय पुस्तकालय। चलिए, जैसे सरकार के वित्त पोषण से, सरकार के पैसे से चलता है ये राष्ट्रीय पुस्तकालय, ठीक है ना। राष्ट्र की संपूर्ण सेवा करना मेन इसका भाव होता है। और इसमें जो पुस्तकें होती हैं वो संदर्भ के लिए होती हैं, ठीक है ना, रेफरेंस के लिए होती हैं। और स्वत्व अधिकार पुस्तकालय होता है, समानता स्वयं का अधिकार इसमें खुद का उनका रहता है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अब दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन अलग से नहीं पूछेगा, हाँ पुस्तकालय के प्रकार में पूछ सकता है, तो आपको ये सब लिखना होगा। अदरवाइज एक अलग क्वेश्चन राष्ट्रीय पुस्तकालय और सार्वजनिक पुस्तकालय या निजी पुस्तकालय में अंतर पूछ सकता है, तो आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है, ओके। राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य क्या क्या है ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पुस्तकालयों को नेतृत्व प्रदान करता है, एक लीडरशिप प्रदान करता है, ठीक है। लाइब्रेरी को देश में जारी जितने भी प्रकाशन होते हैं उनके रूप में सेवा देता है। अन्य प्रकार की सामग्रियों को प्राप्त करना यहाँ से आसान हो जाता है। ग्रंथालयी सेवाओं को, संदर्भ जो सेवाएं होती हैं उनको, मतलब जो लाइब्रेरी होती है उनको सेवाएं प्रदान करता है, सॉरी। और सहकारी गतिविधियों हेतु एक केंद्र की भांति सेवा प्रदान करता है और सरकार को सेवा देता है, सर्विस देता है। तो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। वित्त पूछ सकता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय में से आप क्या समझते हैं, क्या अंतर है, और राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य बताइए। राष्ट्रीय पुस्तकालय के कार्य बताते हुए सार्वजनिक और राष्ट्रीय पुस्तकालय में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ओके राइट। तो ये देख लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, राष्ट्रीय पुस्तकालय हो गया यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा भी दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ना, यहाँ पे समझना इसको जरूरी है। चलिए, जैसे राष्ट्रीय ग्रंथ सूची हो गया, ठीक है, इसको सूचना जो होती है इसके केंद्र को दी जाती है और ये राष्ट्रीय पुस्तकालय में रखी जाती है, नेशनल लाइब्रेरी में रखी जाती है, ओके। तो इसे देख लीजिएगा। चलिए, चीन, जापान और भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुस्तकालयों में से एक है। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन कौन से हैं देखिए, संकलन यहाँ पे दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। चलिए, अब राष्ट्रीय पुस्तकालय के यहाँ पे छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय के क्या कार्य भी जस्ट ऊपर बता क्या है, मैंने कहा था ना, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने प्रस्तावित सेवाओं की सेवा भी ऊपर देखा था, क्या क्या सेवाएं देते हैं। 2 क्वेश्चन देखे थे, दोनों यहाँ पे पूछ लिए गए हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुस्तकालय, तो विश्व के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुस्तकालय में अभी जस्ट पढ़ के आगे चीन, जापान और भारत के 3 ऐसे देश है जो राष्ट्रीय पुस्तकालय जहाँ पे है। तो आप चीन, जापान के कुछ लिख नेट पे सर्च कर लीजिएगा पुस्तकालय और उसके बारे में लिख दीजिए लाइब्रेरी, ठीक है। शैक्षिक पुस्तकालय, ये शैक्षिक ही होगा,
समझ में नहीं आया, शैक्षिक ही है ये, है ना, ज्ञान अर्जन के लिए यानी पढ़ने के लिए। जनरली देखिए नेशनल जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे सभी तरह की बुकें आपको मिल जाएंगी, एक ही जगह पे आप जाइए सभी तरह की बुकें मिल जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन शैक्षिक का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए, ठीक है, शिक्षा अर्जित करने के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए। आप कोई शोध कर रहे थे, थीसिस कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आईएएस बनना है, ऑफिसर बनना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे आइए, इसी पुस्तकालयों में आइए और यहाँ पे आपको पुस्तकें मिलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर शिक्षार्थी जो आप स्टूडेंट होते हैं, जो टीचर होते हैं, सभी के लिए ये विद्यालयों में, कॉलेजों में, सभी जगह पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुविधाएं मिल जाती है पढ़ने के लिए, तो ये शैक्षिक पुस्तकालय कहलाता है, ठीक है। चलिए, शैक्षिक पुस्तकालयों में परिवर्तनों एवं विकास पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर पड़ने वाले प्रभावों को अधिमूल्यांकित या कम करके आंका नहीं जा सकता है। यानी शैक्षिक जो पुस्तकालय होते हैं, एजुकेशनल जो लाइब्रेरीज होती है, एजुकेशनल लाइब्रेरीज को बोलते हैं, वहां पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनको कम नहीं कह सकते हैं कि सूचना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, सूचना इंफॉर्मेशन सॉरी या राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है इसके प्रभाव इस पे कम पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और रियल में आज के टाइम में देखा जाए तो एजुकेशनल लाइब्रेरी सबसे ज्यादा ऑन डिमांड पे लाइब्रेरी मानी जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे काम करने वाले लोग जो होते हैं वो शिक्षा में आगे होते हैं, और साथ ही साथ में सेवा भावना, उनमें सर्विस जो भावना होती है उनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है शैक्षिक पुस्तकालय, मैं इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखूंगी एजुकेशनल लाइब्रेरी को, ठीक है, ओके। चलिए, शैक्षिक पुस्तकालय के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। अगर शैक्षिक पुस्तकालय से आ जाता है तो आप लिख सकते हैं जैसे विद्यालय पुस्तकालय, हर एक कॉलेज स्कूल में देखिए आजकल लाइब्रेरीज होती है। महाविद्यालय पुस्तकालय यानी कॉलेज जो होता है, और विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज जो होती है, उनमें तो 3 तरह की शैक्षिक पुस्तकालयों के अंतर्गत, एजुकेशनल लाइब्रेरी के अंतर्गत ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है, ओके। और इनका निष्पादन करना, मातृ संगठन करना, यानी कि हर एक जगह पे, हर एक अगर आप जिस रीजन पे जहाँ पे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे पुस्तकें पाई जाती हैं। तो ये विद्यालय पुस्तकालय आ गया, विद्यालय यानी कि स्कूल पुस्तकालय आ गया, ठीक है। या आप इसके अंतर्गत क्या होगा, अब यहाँ पे छोटे बच्चे भी होते हैं तो यहाँ पे जनरली कार्टून से या फिर कहानियां जो होती हैं, स्टोरीज जो होती हैं, कभी कभी वहाँ पे सीडी वगैरह भी अवेलेबल होती है, तो उनके माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को दिखाए जाते हैं, इंटरटेनमेंट किया जाता है ना। और यहाँ पे पोएम वगैरह जनरली होती है, तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर विद्यालय पुस्तकालय में देखने को मिल जाती हैं, ओके, ठीक है। चलिए, फिर महाविद्यालय पुस्तकालय देख लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसको ज्यादा डिटेल में मुझे पढ़ाने की जरूरत है, बहुत ही आसान सी चीज है, आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि अब जब कॉलेज की बात आ जाती है तो बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर छात्रों को विद्यालय वाला जो स्कूल का देखा था उसमें टीचर को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे टीचर को नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि जो स्टूडेंट होता है वो अपना खुद सेल्फ ध्यान रखता है, खुद जाके बुकें निकालता है, पढ़ता है, सभी चीजें करता है। तो छात्र को स्वयं के अपने अर्जन के लिए, यानी स्वयं के नॉलेज को बढ़ाने के लिए खुद के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है, ओके। चलिए, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। हो सकता है इनमें से, क्योंकि विश्वविद्यालय का हृदय है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय हेत स्थायी रूपक के विश्वविद्यालय का हृदय कहा जाता है, ठीक है, ओके। तो इसे देख लीजिएगा। चलिए, कार्य क्या क्या है, क्योंकि आप, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप यूनिवर्सिटी या आप BLIS कर रहे हैं, यानी आप एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय एज ए इग्नू के रूप में आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है, ठीक है ना, इग्नू के रूप में पूछ सकता है। तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय के उद्देश्य प्रकार क्या क्या है, तो ये यहाँ पे दिए हुए हैं। अध्ययन, शिक्षण, शोध कार्य करना, नए ज्ञान का निर्माण करना, शोध परिणामों का प्रकाशन करना यानी पब्लिश करना, ज्ञान नॉलेज को आगे बढ़ाना, उनको संरक्षित करना, प्रिजर्व करना, और साथ में विस्तारण एवं सेवाएं देना, सर्विस देना, ये मेन काम है इनके, ठीक है। अब कार्य क्या क्या है ये यहाँ पे दिया हुआ एक एक करके, ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। विश्वविद्यालय का इग्नू के एज ए इग्नू के रूप में थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। चलिए, ओके, अब इसमें क्या है, अब कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। चलिए,
अब आगे हम ले लेते हैं व्यवसायिक कर्मी, भौतिक सुविधाएं, उसी के अंतर्गत, उसी के क्षेत्र के अंतर्गत। अब सार्वजनिक पुस्तकालय क्या कहलाता है? सार्वजनिक पुस्तकालय और निजी पुस्तकालय, दो तरह के पुस्तकालय होते हैं। इनमें कंपेयर करने के लिए, अंतर के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय जो होते हैं गौरवशाली धरोहर होते हैं, क्योंकि सबके होते हैं, इस पे सभी का हक होता है, वो सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, ठीक है ना, राइट। और ऐसे पुस्तकालय जो होते थे वो लोगों के लिए, जनता के लिए खोले जाते थे। वो प्राचीन टाइम से चला आ रहा, 19वीं सदी में ये स्वीकार किया गया था कि पुस्तकालय लोगों के लिए कितने जरूरी हैं, ठीक है, ओके। तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे देख लीजिएगा, ओके। ज्ञान समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों की क्या भूमिका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है, ओके, राइट। तो चलिए इसको देख लीजिए। अब देखिए ज्ञान समाज का मतलब क्या होता है? ऐसा समाज जहाँ पे ज्ञान और नॉलेज होता है, ठीक है ना। तो ज्ञान समाज वह समाज नहीं जिसमें ज्ञान विशेषाधिकार प्राप्त एवं चुने हुए व्यक्तियों विशिष्ट समूहों तक आरक्षित रहता है। तो ज्ञान सिर्फ उन व्यक्तियों के पास नहीं होता है कि जिनको कोई अधिकार मिला हो, या जो इलेक्टिव होके चुने हुए लोग आए हों, या बहुत बड़े आदमी हो, ऐसे लोगों के पास ही नहीं होता है। बल्कि यहाँ पर आयु, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, इन सभी में भेदभाव किए बगैर ये सभी व्यक्तियों के लिए खुला होता है। ये होता है ज्ञान समाज। यहाँ पे लिंग, जेंडर नहीं देखा जाता, आयु नहीं देखी जाती है, एजुकेशन नहीं देखा जाता, व्यवसाय नहीं देखा जाता, रिलीजन्स नहीं देखा जाता, कुछ भी नहीं देखा जाता, इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता, और सभी व्यक्तियों के लिए ही खुला होना ही ज्ञान समाज कहलाता है, ठीक है ना, राइट। और ये जन भलाई का काम होता है, लोगों की सेवा करने का काम होता है, ठीक है ना, राइट। तो ये ज्ञान समाज है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ज्ञान समाज में सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका, ठीक है ना, ओके। चलिए इसे देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक, एक्चुअली होता क्या है इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, समूह जो होता है, उसको सूचना चाहिए होती है, और उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी चीज के लिए, चाहे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, चाहे किसी चीज को जानने के लिए होता है। तो इस सूचना को पूरा करने का काम कौन करता है? ज्ञान समाज करता है, ठीक है ना, राइट। और ये ज्ञान समाज जो होता है, इसको पूरा कौन करता है? इस ज्ञान समाज को पूरा करता है राज्य। तो राज्य का, स्टेट का दायित्व होता है ज्ञान समाज को पूरा करना, क्योंकि समाज बना है, समाज 100% जिला प्रशासन और डिवीजन प्रशासन के अंतर्गत आएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन में आएगा, और वो जो आएगा स्टेट में आएगा। तो ये राज्य का काम होता है, ठीक है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय की जो दक्षता होती है, कुशलता जो होती है, उसके कार्य करने की जो चीजें होती हैं, वो ज्ञान एवं ज्ञान के स्रोतों से जानी जाती हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ही आपके लिए बन जाता है ज्ञान समाज। तो ज्ञान समाज में पुस्तकालय की जो भूमिका होती है, उसको घोषणा पत्र विशेष महत्व देता है, और खास तौर पे लोकतंत्र में, क्योंकि एक घोषणा पत्र जो है जारी किया जाता है, और घोषणा पत्र के माध्यम से सभी को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। तो बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के जो ज्ञान होता है, जो शिक्षा होती है, उसका संचार जो होता है, वो सभी तक होता है, और ये मानव का अधिकार है, और मनुष्य से, तो मानवाधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो इसे आप बेधड़क, बेहिचक, बिना किसी से मांगे ले सकते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय अपनी सूचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा, संस्कृत, व्यवसाय या ज्ञान के स्तर में भेदभाव के बिना समुदाय के सब के लिए जीने का व कार्य करने के लिए निर्देशित करता है, प्रेरित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ज्ञान समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों के महत्व, ठीक है, ओके। चलिए ज्ञान समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों की विशेष भूमिका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऊपर देख के आए थे, महत्व, भूमिका, आवश्यकता। महत्व, आवश्यकता, भूमिका, तीनों चीजें एक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब अलग अलग टॉपिक में दे दिया है, ठीक है ना। तो इसे देख लीजिएगा, जो मैंने ऊपर पढ़ाया वही चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, ओके। तो ये कहा जा सकता है कि कोई समाज बिना उचित संचार प्रणाली के कार्य नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, उसका विकास नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और ज्ञान समाज के प्रकरण में अधिक सत्य है, यानी ये बिल्कुल सही है कि जहाँ ज्ञान की सूचना और स्रोत है, पाए जाते हैं, और अनिवार्य प्रक्रिया भी है। तो समाज में ज्ञान का होना जरूरी है, और इसीलिए वहां पर पुस्तकालय की स्थापना की गई है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय हमारे समाजों में महत्वपूर्ण एवं आधारभूत भूमिका का निर्वहन करते हैं, ठीक है ना। और उनको हम अनुरूप बनाते हैं और कार्य को आगे बढ़ाते हैं। देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए
ज्ञान समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों की विशेष भूमिका की विवेचना कीजिए, जो मैंने अभी क्वेश्चन ऊपर बताया था। ठीक है, 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विशेष पुस्तकालय को हम नहीं देखेंगे, हमें विशेष पुस्तकालय तो इंपॉर्टेंट नहीं लगता है क्या, बस इतना आप जान लो, विशेष पुस्तकालय। ठीक है, ओके राइट। चलिए, विशेष शब्द की व्याख्या की गई है, विशेषित करना, यानी वे पुस्तकालय जो विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं। विशिष्ट भूमिका को निभाने वाले पुस्तकालय, आप ऐसे लिख सकते हैं, विशिष्ट भूमिका को निभाने वाले पुस्तकालय विशेष पुस्तकालय कहलाते हैं, संस्थान की सेवा करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आर्मी, अब आर्मी में जो है उनको उससे रिलेटेड कोई बुक चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कोई ज्ञान चाहिए, तो वो क्या करेंगे, विशेष पुस्तकालय का यूज करेंगे। ठीक है, एक अस्पताल है, मान लो उसके लिए कोई औद्योगिक संगठन है, ठीक है ना, वैज्ञानिक संस्थान है, साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, तो ये लोग इन संस्थानों की ओर रुख करते हैं, यानी विशेष संस्थान की ओर, वहां पे स्पेशल सब्जेक्ट की, स्पेशल स्ट्रीम, स्पेशल सब्जेक्ट, साइंटिस्ट, यानी कि वहां पे साइंस की बुकें मिलेंगी। औद्योगिक संगठन, यानी वहां पे आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री से संबंधित बुकें मिलेंगी, पुस्तकालय वहां पे होगा। ठीक है ना, तो ये होता है विशेष पुस्तकालय। तो थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, यदि आता है तो आप इसको लिख सके। ठीक है, ओके। चलिए, अब आगे देख लेते हैं, डिजिटल पुस्तकालय क्या है, एज ए टिप्पणी के रूप में पूछा जा सकता है। डिजिटल पुस्तकालय यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आजकल चली है, ठीक है ना, तो डिजिटल पुस्तकालय, तो आजकल डिजिटल पुस्तकालय तो मोबाइल में भी हो गया है, कंप्यूटर में हो गया है, उसी के माध्यम से देख सकते हैं ना। जब कंप्यूटर को बहुत सारे नेटवर्क के रूप में जोड़कर इंटरनेट बनाया जाता है, और यहीं से इसकी विकास हुआ है डिजिटल पुस्तकालय का। ठीक है, तो डिजिटल जो सूचना होती है विश्व के, मान लीजिए आप अमेरिका में बैठे हैं, वहां से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तुरंत आपको 1 सेकंड के अंदर मिल जाएगी। पहले ऐसे नहीं हो पाता था, किसके माध्यम से हुआ, ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो हुआ, डिजिटल के माध्यम से ही तो हो पाया है ना। तो विश्व के किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी पुस्तकालय संबंधित जो ज्ञान होता है दूसरों को देना आसान हो गया है। ठीक है, ओके राइट। तो ये देख लीजिएगा, एज ए टिप्पणी के रूप में आ सकता है ये। चलिए, तो डिजिटल पुस्तकालय पद में 3 कारकों के कारण काफी भ्रम है। प्रथम, पुस्तकालय समुदाय ने इस संकल्पना के द्योतक के रूप में, अब ये मत समझिए, ये मत समझिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, जो मैंने आपको बताया डिजिटल पुस्तकालय क्या होता है, ऑनलाइन होता है। अब आजकल जो पुस्तकालय हुआ है, लाइब्रेरी आपको ऑनलाइन मिल जाती है, आप अपने मोबाइल में जाइए और सर्च करिए, क्रोम में जाइए, आपको लाइब्रेरी मिल जाएंगी, आपको बुक पढ़ना है, आप वो PDF डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है ना, तो डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है। ठीक है ना, सूचना पुनः प्राप्ति होता है, बृहद डाटा भंडार होता है, क्योंकि कंप्यूटर पे होता है। हाइपर टेक्स्ट विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है, यानी हाइपर टेक्स्ट प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकालय विज्ञान है, तो पुस्तकालयों के सतत संचालन का एक चरण होता है ये। तो ये देख लीजिएगा, इंटरनेट के माध्यम से चलता है। ठीक है, तो इंटरनेट पर ऐसी कई चीजें जिन्हें लोग डिजिटल पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है ये टिप्पणी के रूप में। ठीक है, ओके। चलिए, अब आगे देख ले क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। नहीं, ओके, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता। मेटा डेटा, ये मेटा डाटा, मेटा डाटा एज ए टिप्पणी के रूप में, यदि टिप्पणी आती होगी आपके इसमें, तो एज ए टिप्पणी के रूप में ये पढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, तो डिजिटल पुस्तकालयों के विकास पर केंद्रित दूसरा मुद्दा मेटा डाटा है। मेटा डाटा क्या है, तो मेटा डाटा वह है जो डिजिटल पुस्तकालयों की किसी मद विशेष की विषय वस्तु व गुणों का वर्णन करता है। तो डिजिटल, अभी डिजिटल पुस्तकालय पढ़ा, यानी इंटरनेट पे, ऑनलाइन पे जो बुकें होती हैं, ठीक है ना, तो विशेष उसकी जो विषय वस्तु गुण होते हैं, कंटेंट शॉर्ट में, ठीक है ना, उनका वर्णन करना ही मेटा डाटा कहलाता है। ठीक है ना, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एज टिप्पणी के रूप में। चलिए, चलिए, अब क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, नहीं, अब ये ब्लॉक हम यहाँ पे यूनिट फिनिश्ड कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, हाँ, अब इसको हम फिनिश करते हैं। इसमें से हमने क्वेश्चन ऑलरेडी ले ही लिया। आभासी पुस्तकालय क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, नहीं, नहीं, ऐसे तो बहुत सारे, अब आगे पुस्तकालय ही आ रहे हैं। अभी हमने विशिष्ट पुस्तकालय देखा, राष्ट्रीय पुस्तकालय देखा, सार्वजनिक पुस्तकालय देखा, हाइब्रिड पुस्तकालय भी आ गया। हाइब्रिड या संकर पुस्तकालय जो होते हैं, नवीन पद है ये। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो आप इन्हें देख लीजिएगा थोड़ा। पुस्तकालय के प्रकार अभी हम पढ़ रहे हैं, पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं वही हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना, राइट। तो इसे देख लीजिएगा, यदि क्वेश्चन एक आता है पुस्तकालय के प्रकार तो बन जाएगा, अदरवाइज उसके अंदर भी कुछ सारांश आ गया, मतलब ये खत्म हो गया है। ठीक है, ओके। चलिए,
विश्व के कुछ राष्ट्रीय पुस्तकालय, जो क्वेश्चन मैंने बताया था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन डीसी, द ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑफ लंदन यूके, रशियन स्टेट लाइब्रेरी, द नेशनल डाइट लाइब्रेरी ऑफ चाइना, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलियन नेशनल लाइब्रेरी, जो विश्व के कुछ लाइब्रेरी ऊपर क्वेश्चन मैंने कहा था, देख लीजिएगा, वो यहाँ पर है, ठीक है ना। ओके, चलिए तो ये देख लीजिएगा। चलिए अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट यूनिट हमारी जो है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर भी दिए गए हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है वो क्या है, 3rd नंबर की यूनिट है और है सूचना संस्थान। सूचना संस्थान, सूचना संस्थान के प्रकार, उद्भव विकास तो नहीं आएगा, इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। ओके, यह इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ज्ञान आधारित समाज में सूचना संस्थान की क्या भूमिका है, चलिए पढ़ते हुए चलते हैं, समझ में आ जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संगठन, ठीक है, या राइट। चलिए ये मुझे नहीं लगता कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। कितना क्वेश्चन पूछेगा, एक ब्लॉक से 2 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आते हैं, 5 करने होते हैं, तो एक ब्लॉक से ये एक क्वेश्चन पूछेगा। ये ब्लॉक 1 है, एक ब्लॉक से 2 क्वेश्चन ही पूछेगा, वो लेगा। लेकिन एक ब्लॉक में 4, 5, 6 यूनिट होती है, बताइए, इसमें आपके 4 यूनिट है शायद, है ना। सूचना संस्थानों के प्रकार देख लीजिए। पहला पुस्तकालय आता है सूचना संस्थान के प्रकार में, ठीक है, माइंड में रखिएगा। पुस्तकालय क्या है ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं। दूसरा प्रलेखन केंद्र आता है, ठीक है, जहाँ पे लेखन का काम किया जाता है, प्रलेखन काम, जहाँ पर विशेष तौर पर उन चीजों को रखा जाता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, प्रलेखन काम दूसरा हो गया इसके प्रकार में। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी सूचना विश्लेषण केंद्र, फिर भी माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन आए तो आप उसे लिख सको। एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। फिर डाटा केंद्र आता है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर डाटा केंद्र के घटक कौन कौन से यहाँ पे दिया है, डाटा स्रोत, डेटाबेस, उपयोगिता, ठीक है। चलिए ओके, मैं वही बोलेगी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। सूचना का हमने ऑलरेडी पहले में ही पढ़ लिया था। सूचना दलाल फिल आता है, जो व्यक्ति या फर्म होता है, ठीक है, दलाल का जो काम करता, दलाली का, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सूचना छिन्नक वगैरह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो था मैंने बता दिया, जो इसमें निकलेगा मैं वो आपको बता दूंगी, ठीक है ना। चलिए, नहीं, इस यूनिट को हम लेफ्ट कर देते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। देखिए मेरा मानना है कि अगर आप 1-2 यूनिट लिफ्ट भी कर देते हो तो कुछ नहीं जाता है, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो ऑलवेज पूछा गया है। और देखिए अच्छे नंबर्स लाने के तरीके यही होते हैं ना, आपको मालूम है कि आप देखिए कि क्वेश्चन कंटेंट क्या है। 3-4 साल का भी मैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगी तो आप देखिए कंटेंट क्या है, क्या है आपको कंटेंट मिल रहा है, किस कंटेंट से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये फिनिश्ड हो गया। पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है और 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, राइट। तो ये SR रंगनाथन के द्वारा, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दिए गए हैं, ये इसके जनक कहलाए जाते हैं। इन्होंने 5 सूत्र दिया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं, लिखिए, और उसी को क्वेश्चन घुमा देगा और पूछेगा कि डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र लिखिए। आंसर एक ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए 5 सूत्र देख लेते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं, 5 नियम भी ये कहे जाते हैं, ठीक है ना, राइट। चलिए पहला सूत्र यहां से होगा, फर्स्ट, पुस्तकें प्रयोग के लिए हैं, यानी यूज करने के लिए हैं। प्रयोग करने के लिए यानी यूज करने के लिए, यानी पढ़ने के लिए है। फिर दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, मतलब जो पाठक लाइब्रेरी में आ रहा है और जिस एम को लेकर के आ रहा है वो एम, वो उद्देश्य पूरे होने चाहिए। और वो उसके उद्देश्य तभी पूरे होंगे ना जब उसको उसकी मनपसंद की बुक मिलेगी जिसको वो पढ़ने आ रहा है। तो प्रत्येक पाठक को उसकी बुक मिले। फिर जस्ट अपोजिट, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, जस्ट अपोजिट। अब मान लीजिए कि बुकें तो बहुत सारी लाइब्रेरी में रखी है लेकिन पढ़ने वाला ही कोई नहीं है, तो वो भी बुकें रखे रखे बेकार हो रही है, यूजलेस हो रही है ना, क्योंकि पढ़ ही नहीं रहा, उसका ज्ञान ही किसी को नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रत्येक जो बुक वहां पे लाइब्रेरी में है उसको पढ़ने वाला भी होना चाहिए। तो प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। याद कर लीजिएगा, एक का जस्ट अपोजिट है तो 2 बन गए। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो मैं
मैंने भी ऐसे याद किया था जब मैंने बिलीव किया था। और पाठक का समय बचाएं, ठीक है ना। बुकें इजी अवेलेबल हो जानी चाहिए। जब भी आप लाइब्रेरी जाओ तो आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, आपको मतलब कि यहाँ पे है वहाँ पे है, ज़्यादा ढूंढने वाला सर्चिंग वाला काम ना करना पड़े। तो पाठक का समय यहाँ पे बचाना चाहिए, ठीक है। और पुस्तकालय एक वर्धनशील जैविक तंत्र है जो आगे बढ़ता रहता है, ठीक है ना, कभी भी ये खत्म नहीं होता है। तो ये 5 जो है सूत्र हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं कह सकती हूँ कि 100% ये क्वेश्चन आएगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन या फिर पुस्तकालय के 5 सूत्र क्या है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता किसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। बहुत ईजी है, जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वही आप एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए, तो 5 सूत्र तो हो गए। यहाँ पे अलग से भी दिया हुआ है ना, कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। जब आप कोई बुक पढ़ेंगे नहीं तो उसका उपयोग ही नहीं हो पाएगा, उसका ज्ञान ही नहीं मिल पाएगा, जिसलिए उसकी रचना की गई, जिसलिए उसको लिखा गया है, उसका मतलब ही नहीं निकल पाएगा, ठीक है, राइट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। फिर यहाँ पर अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें रखी गई है। प्रथम सूत्र में निहितार्थ है, पुस्तकालय अवस्थित, और ये कार्य समय, पुस्तकालय भवन व फर्नीचर, है ना, ये कुछ चीजें इसके अंतर्गत रखी गई हैं। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि प्रथम नियम पुस्तकें उपयोग के लिए है, एक्सप्लेन करिए, लिखिए। और जब इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप पुस्तकालय के 5 सूत्रों में से एक सूत्र को लिखिए, या पुस्तकालय के 5 सूत्रों में से दूसरा सूत्र कौन सा है, पुस्तकालय के 5 सूत्रों में से तीसरा सूत्र कौन सा, वो आपको लिखना पड़ेगा। इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो, इसे आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। पहला सूत्र यही है, पुस्तकें प्रयोग के लिए है, ठीक है ना। मैं इसे एक बार इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ओके। तो आपके समझ में आएगा, इसे आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। और जो दूसरा सूत्र है, पहला है पुस्तकें प्रयोग के लिए है, दूसरा प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तीसरा प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, चौथा पाठक का समय बचाए, पांचवा पुस्तकालय वर्धनशील जैविक तंत्र। ये कंटिन्यू चलेगा। और क्वेश्चन पूछता है कि पुस्तकालय के 5 सूत्रों में से तीसरे नंबर का सूत्र क्या है, एक्सप्लेन करें। और जब एक्सप्लेन करने को आएगा तब आपको ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। कुछ संदेश देता है। संदेश ये देता है कि पुस्तकालय कहाँ पे, अवस्थित का मतलब कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे उसको होना चाहिए, लोगों की पहुंच ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। अगर बिल्कुल निर्जन सुनसान जगह में कर दिया जाएगा तो लोग वहां जाएंगे नहीं। तो ये अवस्थित होता है, लोकेशन होता है। इसके कार्य का समय क्या क्या है, ऐसे कार्य के समय में रखा जाए कि लोग अपने टाइम से, काम से फ्री होकर भी पुस्तकालय जाएं और पढ़ लें। भवन कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, प्रकाश आना चाहिए, कि यदि लाइट नहीं है, चली गई, तो कम से कम इतनी रोशनी आनी चाहिए कि आप उसे पढ़ सके। फर्नीचर अच्छे कंफर्टेबल होने चाहिए, है ना, बने हुए होने चाहिए। कर्मचारी किस तरह से होने चाहिए। तो ये यहाँ पे सभी चीजें दी हैं। देखिए मैंने इतने कम में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना, राइट। पुस्तकालय कभी भी शोर शराबे वाली कंडीशन में नहीं होते हैं, शांत माहौल में होते हैं। और इतनी दूरी पे भी नहीं होनी चाहिए कि लोगों को बहुत लंबा चलना पड़े और लोग जाने से वहां पे बचने लगे कि अरे बहुत दूर है, हम नहीं जाते हैं ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, राइट। और कार्य समय जो मैंने अभी आपको बताया ही है, ठीक है, कि किस समय पे इसको खुलना चाहिए, है ना। और खासतौर पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, लोग ज्यादा से ज्यादा आ जाए, ऐसे समय पे भ्रमण कर ले पुस्तकालय भवन व फर्नीचर। तो ये सभी प्रथम सूत्र, जो ये प्रथम सूत्र के अंतर्गत सभी चीजें आती हैं, इसलिए प्रथम सूत्र आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर पुस्तकालय भवन कार्यात्मक, सौंदर्य आग्रही होना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, लोगों को अट्रैक्टिव करना चाहिए ताकि लोग आए। और जो रैक की अलमारी है इस प्रकार होनी चाहिए कि ऊंचाई का भी ख्याल रखा जाए, कि वहां पे पाठक जाए और वो पुस्तक को पा ही नहीं पा रहा है, इतना ऊंचा है ना, कि उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुर्सियां आरामदेह होनी चाहिए, फर्नीचर आरामदेह होने चाहिए, ठीक है, ताकि वहां पे लोग बार बार आने के लिए कोशिश करें और पढ़ने के लिए बार बार आए। तो ये आप देख लीजिएगा, है ना। कर्मचारी वर्ग, उनका जो नेचर होता है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब जो लाइब्रेरियन होते हैं उनका नेचर अच्छा होता है, सेटिस्फाई लोग होते हैं, तो हर बार आते हैं वहां पे पढ़ने के लिए, है ना। शिष्ट होना चाहिए, भद्र होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, हेल्पर होना चाहिए, हेल्प करती रहनी चाहिए, चेहरे पे हमेशा मुस्कान उसके रहने चाहिए। कुछ चीजें हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पुस्तकालय कर्मियों के संदर्भ में प्रथम सूत्र के संक्षेप में। तो ये देखिए कर्मचारियों के बारे में है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुस्तकालय के प्रथम सूत्र को विस्तार से समझाइए। तो सभी चीजें लिखनी पड़ेंगी। द्वितीय सूत्र है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो ये देख लीजिए, यानी पुस्तकें सबके लिए है ना, कि पाठक अपनी पुस्तक रखता है तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले।
चलिए ये देख लीजिएगा, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तृतीय सूत्र है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो ये तृतीय विज्ञान का तृतीय सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक है, यानी कि पुस्तक की ओर जाता है कि पुस्तक है जो है ऐसे अवसर मिलने चाहिए कि लोगों को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ये नहीं कि पुस्तक जहाँ पे आई रख गई तो रख गई है, दिमाग उन्हें खा रहे हैं, जाले लग रहे हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो पाठक मिलना भी जरूरी है पुस्तक के लिए। चलिए ये देख ली, तो ये देख लीजिएगा 5 सूत्र आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से आपको बता दे रही हूँ। सब में इसमें दिया हुआ है, निहितार्थ करके सभी चीजें 5वें सूत्र भी दिए हुए हैं। ठीक है ना, देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए चलिए अब क्या देख लेते हैं, इसमें कुछ है क्या। यहाँ पे और भी 7वां 6वां सूत्र भी दे दिया, लेकिन मेन जो सूत्र है वो 5 ही आपके हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से मुझे लगता है इसे प्रथम सूत्र दे दिया यहाँ पे वेब संसाधन उपयोग के लिए, है ना। द्वितीय सूत्र, किसका सूत्र प्रथम द्वितीय दे दिया है, ये दिया गया है आपका। इसको मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, थोड़ा सा कुछ निकल, हाँ अच्छा, 5 सूत्रों के अंतर्दृष्टि यहाँ पे दिया, उसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दीजिए इसे। चलिए चलिए, तो इतना काफी है, 5 सूत्र पढ़ लीजिए। और क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया था कि क्वेश्चन 5 में से किसी भी एक सूत्र का नाम लेके आपको पूछ सकता है, तो आपको फिर वो लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 5 सूत्र को पढ़िए, 5 सूत्र के अंतर्गत जो जो चीजें दी हुई हैं उन चीजों को पढ़िएगा। ठीक है ना। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पुस्तकालय के लिए आवश्यक मतलब आवश्यक चीजें कौन कौन सी होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हवादार कमरा, रोशनी वाला कमरा होना चाहिए, है ना, और साथ में आरामदायक फर्नीचर होना चाहिए, पुस्तकालय ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, पास में होना चाहिए, जो कर्मचारी गण है उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये भी चीजें कभी कभी क्वेश्चन अलग से पूछ लेता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। ठीक है, और हम इसका सेकंड पार्ट तभी लेके आएंगे, यानी ब्लॉक 2 तभी लेके आएंगे जब ब्लॉक 1 आप पढ़ेंगे, देखेंगे, अच्छे व्यूज मिलेंगे, अदरवाइज नहीं लेके आएंगे। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे नए लाइव क्लास के साथ में। टेक केयर, बाय।